नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारा डेली आंसर राइटिंग के अंदर में। तो आज हम 17 जैन 2021 की आंसर राइटिंग देखेंगे। इसके अंदर में हमारा एक दिन मिस हो चुका है, तो उसको हम आज डेट बदल के आज कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम कवर कर रहे थे पेपर 2 जुडिशरी का टॉपिक। जुडिशरी के अंदर में हमने जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन देखे थे और मैंने आपको टॉपिक बताए थे। अब जो हम कवर करने जा रहे हैं वो जुडिशरी के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आता है ट्रिब्यूनल। तो हम डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर में दो कंपोनेंट जुडिशरी और ट्रिब्यूनल डिस्कस कर रहे थे। तो देखते हैं ट्रिब्यूनल के ऊपर में। ट्रिब्यूनल के ऊपर में जुडिशरी और ट्रिब्यूनल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनके ऊपर आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ट्रिब्यूनल के ऊपर में एक साल छोड़ के आप मान सकते हो, और जुडिशरी के ऊपर में तो किसी ना किसी तरीके से हर साल क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर इसके बारे में देखेंगे, क्वेश्चन है वन ऑफ द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रिब्यूनल वॉज टू ईज द वर्कलोड ऑफ जुडिशरी एंड एक्सपीडाइट जस्टिस। हैव ट्रिब्यूनल फुलफिल दिस पर्पज, क्रिटिकली एग्जामाइन। क्वेश्चन के अंदर बोला गया ट्रिब्यूनल बनाने का एक पर्पस था जुडिशरी के वर्कलोड को कम करना और जस्टिस को जल्दी से स्पीड अप करना। क्या मतलब ये वाला पर्पस सर्व हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में हमने चर्चा करनी है। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने बात की। इंट्रोडक्शन जो होता है हमारे पेपर 2 पॉलिटी के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से दी जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के अंदर में आप बताओ कि हमारे किसी भी चीज़ का ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कौन सा आर्टिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस अगर कोई अमेंडमेंट है उसके बारे में बता दो। तो अगर वो चीज़ें बताते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगता है। उसके साथ में हमारा बॉडी के अंदर में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया उसी टाइप से हम बताएंगे कि इनका जो पर्पस था वो पर्पस था वर्कलोड को कम करना। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या पर्पस था, क्यों ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, तो वाई। उसके बाद में क्या इन्होंने उस पर्पस को फुलफिल किया, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद में हम क्रिटिकली एग्जामाइन बोला गया, तो हम पर्पस फाइंड आउट करेंगे क्या किया या नहीं किया। उसके बाद में फिर हम बताएंगे अगर नहीं किया तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो क्या अप्रोच होगी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न डिस्कस करेंगे, बॉडी के अंदर में डिस्कस करेंगे क्यों ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, फिर उनकी प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर में, तो हमारे पास में बेसिक जुडिशरी का काम क्या होता है, दो पक्षों के बीच में हमने डिसीजन देना है। कोई अगर उनके अंदर में डिस्प्यूट है तो उसकी हमने सुलह करवानी है, ठीक है। तो वो जुडिशरी का काम आ रहा है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट तरीके से दो पक्षों की बात सुनती है और उसके बाद में फिर उनके बारे में देखती है कि किस पक्ष के द्वारा जो था दूसरे के ऊपर में अगर कोई अपराध किया गया है या इनके बीच कोई डिस्प्यूट है तो उसके अंदर में किस पक्ष को किस तरीके का मुआवजा दिया जाए या किसी को सज़ा देनी है, वो सब काम होता है जुडिशरी का। बेसिकली हमने क्या करना है, जस्टिस डिलीवर करना है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना है। उसके लिए जुडिशरी होता है हमारा फॉर्मल मैकेनिज्म, जो कि हमारा जुडिशरी के अंदर में अगर पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखेंगे तो इसमें पुलिस आ जाएगी, उसके बाद में जुडिशरी आएगी, उसके बाद में उनके लिए प्रिजन आ जाएगी। तो ये सेपरेट सिस्टम होता है जुडिशरी वाला। अगर हम एक और सिस्टम की बात करते हैं, अगर आपका छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट है, मान लो कोई लैंड का छोटा डिस्प्यूट चल रहा है या आपका टैक्स का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, टैक्स के डिस्प्यूट के लिए आप जुडिशरी के पास जाओगे, आपको काफ़ी समय लगेगा उसके अंदर में। और वो डिस्प्यूट ऐसा है कि अगर मान लो उसमें हार भी गए, आप जीत भी गए, तो आपको थोड़ा सा उसमें हारने जीतने के अंदर में काफ़ी मतलब 5,000 रुपये आपको बन गए, 50,000 बन गए, एक थोड़ा सा आपको उसमें पैसे मिलेंगे और जुडिशरी में जाने का ही आपको खर्चा उससे ज़्यादा लग जाएगा। तो इस केस के अंदर में हमारे पास में जुडिशरी के अलावा भी हमारे पास ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जो कि डिस्प्यूट को का रिजोल्यूशन करते हैं, और ये काफ़ी सस्ते कर देते हैं, काफ़ी जल्दी कर देते हैं। तो इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अगर आपने स्पेशलिस्ट तरीके से जल्दी डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करवाना है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल को प्रमोट करते हैं। अब जुडिशरी के अंदर में तो हमें पता है किसी प्रकार की चीज़ के लिए आप जुडिशरी में जा सकते हो, लेकिन ट्रिब्यूनल में स्पेसिफिक प्रकार के लिए स्पेसिफिक बनाते हैं, जैसे NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह हमारा एनवायरनमेंट के केसेस को सुनता है मेनली। ओके, तो अब एनवायरनमेंट के स्पेशलिस्ट केसेस हमारे NGT के पास जाएंगे। वैसे कोर्ट भी सुन सकता है लेकिन NGT हमारा स्पेशलिस्ट है। तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती हैं, जुडिशियल बॉडी नहीं होती। ट्रिब्यूनल काम ये जुडिशरी की तरह करती हैं, ठीक है। तो ये क्वेसी जुडिशियल फंक्शन होते हैं इनके, मीन्स कंप्लीट जुडिशियल नहीं होते, बिकॉज ये कंप्लीट जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। जो जुडिशरी होगी, जुडिशरी इंडियन एविडेंस को फॉलो करेगी, IPC देखेगी, CRPC देखेगी, ये उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्वासी जुडिशियल होंगे, हाफ जुडिशियल होंगे, ये कंप्लीट जुडिशियल नहीं है। और ये जो होते हैं जुडिशरी के बर्डन को कम करते हैं। अब हमारा 42nd अमेंडमेंट की गई 1976, ओरिजिनली हमारे ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे, इमरजेंसी के समय अमेंडमेंट की गई। उसके अंदर में हमारे पास में दो आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B ऐड किए गए। हमारे 323A के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। इनका मतलब आ रहा है, अगर मान लो जैसे आप IAS हो या सिविल सर्वेंट हो, तो आपकी कोई रिक्रूटमेंट का इशू है,
कोई और कंडीशन ऑफ सर्विस है, आपको कोई मुआवजा मिलना चाहिए, आप मतलब नाखुश हो किसी चीज़ से, तो आप जाओगे यहाँ पे इन ट्रिब्यूनल में। आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, आप जा रहे हो इन ट्रिब्यूनल के अंदर में, फिर बाद के अंदर में आप कोर्ट जा सकते हो जब इसके अंदर में आपको आपका सॉल्यूशन नहीं होता तो, लेकिन पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाओगे। तो हमारा आर्टिकल 323A के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनते हैं जो सिविल सर्वेंट के लिए उनकी सर्विस कंडीशन, उनकी ट्रांसफ़र या उनकी रिक्रूटमेंट जैसी चीज़ें, प्रमोशन जैसी चीज़ों से रिलेट करते हैं। आर्टिकल 323B के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अलावा जो भी चीज़ें होंगी, जैसे टैक्स का मैटर है, फॉरेन एक्सचेंज है, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट हैं, लेबर रिफॉर्म है, सीलिंग अर्बन प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे पानी का आपका कोई डिस्प्यूट है, उनको सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 323 के अंदर में हमारे ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। ओके, अब इनके बारे में आप पढ़ लेना, सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में। हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करवाते हैं। ये कोर्ट की तरह रूल और एविडेंसेस को वैसे फॉलो नहीं करते, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, जिसके अंदर में जैसे आम आदमी अगर आपको डिसीजन देना है तो आप उसके अंदर में बेसिक चीज़ों का ध्यान रखोगे कि मतलब जो भी पार्टीज़ के अंदर में इन्वॉल्व है आप उनसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, ना एक पार्टी से ना दूसरे से, आप थर्ड पर्सन हो, अपने केस के अंदर में आप जज नहीं हो सकते। तो ऐसी जैसी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और इनके अंदर में कोई इनको डायरेक्ट ऐसा नहीं देखना पड़ता कि जैसे जुडिशरी के अंदर में तो प्रोसीजर होता है, कौन सा एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सा एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनके अंदर वो प्रोसीजर नहीं होता, तो जल्दी डिसीजन देते हैं। स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इनकम टैक्स भी देखता है, क्रिमिनल मैटर भी देखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी देखता है, रेप का केस होगा वो भी देखेगा, चोरी डकैती सब कुछ देखेगा। तो वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते, और ख़ासकर हमारे फाइनेंशियल मैटर के अंदर में तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती उनको, लेकिन ये हमारे स्पेशल हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बने हुए हैं, तो इनका मतलब एक अलग स्टेचर है। ऊपर से जो केसेस हमारे जुडिशरी के अंदर जाने थे वो यहाँ पे सॉल्व हो जा रहे हैं, तो बर्डन कम हो रहा है जुडिशरी का, और ये एक्सपेंसिव कम होंगे। जुडिशरी के अंदर 5 साल केस चलेगा, 10 साल केस चलेगा, बड़े बड़े वकील आप लेके जाओगे, लेकिन मान लो आपका केस 5,000 का है, तो जुडिशरी में जाने का आपका क्या फ़ायदा है, ट्रिब्यूनल के अंदर में आपका केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने बता दिया कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो काफ़ी सक्सेसफुल है हमारे पास में, ये हमने बता दिया कि मतलब काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लीट तरीके से सक्सेसफुल नहीं है ये। क्या प्रॉब्लम है, पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, एवरेज पेंडेंसी हर केस जो है एवरेज के अंदर में लगभग 4 साल लगा रहा है सॉल्व होने में, तो ये तो जुडिशरी के बराबर ही आ जा रहा है। तो ये हम बता सकते हैं यहाँ पे मतलब अपने पर्पज़ को ये सर्व नहीं कर पा रहा। दूसरा आता है अपील स्ट्रक्चर। अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसी बात बोल भी दी, मतलब इन्होंने डिसीजन दे दिया कोई, ठीक है, अब इस केस के अंदर में ऐसा नहीं है डिसीजन फाइनल है, आप इसके बाद भी हाई कोर्ट जा सकते हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब ऐसे केस के अंदर में ट्रिब्यूनल की आवश्यकता ही क्या है, बर्डन तो एक्चुअल के अंदर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आएगा, तो क्यों इनको बनाया गया। अपॉइंटमेंट में बात करेंगे तो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट की जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन कोलिजियम उनको रिकमेंड करता है, तो वो तो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन इस केस के अंदर में तो हमारा एग्जीक्यूटिव काम करता है पूरा अपॉइंटमेंट का ट्रिब्यूनल की, तो मतलब एक तरीके से ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए हमारे एग्जीक्यूटिव से, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने ट्रिब्यूनल बना के जुडिशरी की पावर को कम कर दिया है। ऊपर से असेसिबिलिटी का इशू है, जैसे हमारे पास में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि हमारा आर्टिकल 323A के अंदर बना हुआ है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया 1985 के अंदर में। ये वाला जो है इसकी हमारे पास में 17 के करीब ब्रांचेस आएंगी, तो वो पूरे इंडिया को तो कवर करेंगे नहीं कि हर जगह को कवर कर रहे हैं, तो असेसिबिलिटी इशू होता है, कई बार आपको मूव करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर में। ऊपर से वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर में, सरकारें कोशिश करती हैं कि अगर कोई बात उनके अगेंस्ट जा रही है, कोई ट्रिब्यूनल उनके अगेंस्ट कोई केस वगैरह जा सकता है, जैसे एनजीटी के अंदर में सरकार कुछ कर रही है और उनको लगता है एनजीटी उनके खिलाफ उसके अंदर में रूलिंग दे सकता है, तो उस केस के अंदर में अपॉइंटमेंट उसके अंदर में कम की जाएगी, अपॉइंटमेंट वगैरह रोकी जाएगी हमारी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ताकि उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा पावर बनी रहे। तो वो एक इशू आता है। सॉल्यूशन कर सकते हैं, लॉ कमीशन ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं। लॉ कमीशन ने बोला कि जो ट्रिब्यूनल के अंदर में जज हैं उन किस पर्सन को बनाया जा रहा है, उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एटलीस्ट हाई कोर्ट के जज। अगर मान लो वो ऐसी पावर यूज़ कर रहे हैं जो हाई कोर्ट के पास होनी चाहिए थी, जैसे हाई कोर्ट के पास एनवायरनमेंट के मैटर डील करने की पावर है, अगर हम एनजीटी बनाते हैं तो लॉ कमीशन ने बोला जो उसके वकील, जो उसके अंदर में जितने भी जज होने चाहिए उन सबको हाई कोर्ट के लेवल तक का जज होना चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छे लेवल का जज होना चाहिए। अगर उनकी अच्छी एक पर्टिकुलर इशू के लिए लेके आ रहे हो तो हाई कोर्ट लेवल का तो एटलीस्ट आपके पास में जज होना चाहिए। उसके बाद असेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज ओपन करो। अपॉइंटमेंट मेंबर की जो अपॉइंटमेंट की जा सकती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ना करके एक इंडिपेंडेंट आप बॉडी बना दो, इम्पार्शियल तरीके से इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी हो उसके लिए। और अपॉइंटमेंट के लिए क्या करो,
आप हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर में एक यूनिफॉर्म नोडल एजेंसी बनाई जाए। वो किस चीज़ के लिए, वो देखिए मतलब किस चीज़ के अंदर में अपॉइंटमेंट कैसे होगी, पे कितनी मिल रही है, प्रमोशन कितनी मिल रही है, रिटायरमेंट। इसका मतलब ये आ रहा है कि बेसिकली ये सारे जो ट्रिब्यूनल है उनको यूनिफॉर्म तरीके से देखे। ट्रिब्यूनल अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए जा सकते हैं, जैसे वाटर के लिए बना दिया, लैंड डिस्प्यूट के लिए हमने ट्रिब्यूनल बना दिया, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है। ऐसे वेरियस जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन सब में यूनिफॉर्मिटी आए, उनकी कब पर्सन की अपॉइंटमेंट की जाएगी, कब उसको रिटायर किया जाएगा और उसकी सर्विस कंडीशन कैसी होगी, उन सब चीज़ों को एक ही मिनिस्ट्री के अंदर लेके आएँ ताकि मल्टीपल ट्रिब्यूनल में यूनिफॉर्मिटी हो सके। तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा की जाएँ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यह हमारे पास में कवर हो गया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म। अब ऐसा नहीं सिर्फ इसके ऊपर यही क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर और टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपको कवर करवाया। बाकी जब आप टॉपिक को कवर करोगे तो आप उसके ऊपर इसको कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।